Our next topic is polarization by reflection. Okay. अब इस टॉपिक में देखिए हम पढ़ेंगे क्या कि अगर कोई अनपोलराइज्ड वेव आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये कन्वर्ट हो जाती है पोलराइज्ड वेव में, और जो रिफ्रैक्ट हो रही है दिस वेव ये हो जाती है पार्शियली पोलराइज्ड। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब है कि कुछ कंपोनेंट्स पैरेलल भी मिलेंगे आपको और कुछ कंपोनेंट्स आपको परपेंडिकुलर भी मिलेंगे। ओके, तो ये टॉपिक और इस टॉपिक को समझाने के लिए जो साइंटिस्ट थे दैट इज कॉल्ड ब्रूस्टर। इसी वजह से इस टॉपिक के ऊपर जो सबसे पहला लॉ बना है उसको हमने बोला है ब्रूस्टर्स लॉ। अब ब्रूस्टर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये देखिए मैंने आपको नोट्स में दे रखा है, तो ठीक है उसको पहले रेफर करिए। तो ब्रूस्टर्स लॉ में मैंने आपको लिखवाया होगा फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड विथ वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। मतलब जो लाइट है आपकी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी और वाइब्रेशंस कैसे हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और जिस एंगल पर ये काम होगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम IP से डिनोट करेंगे, वेयर IP इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये काम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ये काम होता है विच इज कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n इज इक्वल्स टू 10IP। IP जैसे मैंने बताया पोलराइजिंग एंगल होता है, n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। मतलब अगर आप ग्लास यूज कर रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्शन वाटर सरफेस पर हो रहा है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। अब इतना आपको पता है कि जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स लॉ। अब ब्रूस्टर्स लॉ में एक और स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने लिखवाया है, उसको भी देख लीजिए। वो बोला है कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस देन द पोलराइजिंग एंगल at the polarizing angle the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other। मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है इन दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। और इसकी छोटी सी प्रूविंग भी मैंने करा रखी है, जैसे n इज इक्वल्स टू 10IP है तो इसको हम साइन IP अपॉन कॉस IP भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इक्वेशन 1 ले लीजिए। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू स्नेल्स लॉ में जाएं तो स्नेल्स लॉ में क्या कहता है दैट n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये साइन IP अपॉन नहीं, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी साइन IP अपॉन कॉस IP की जगह हम साइन 90 डिग्री माइनस R भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सॉरी 90 डिग्री माइनस IP भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस IP है तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस IP लिख दिया, ठीक। इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन IP अपॉन साइन R। ये कैंसिल हो गया, अगर हम इक्वेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका IP प्लस R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव किया कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब IP प्लस ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बराबर तो रिमेनिंग एंगल भी आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। दिस इज योर ब्रूस्टर्स लॉ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलिस। ओके, लॉ ऑफ मेलिस जैसा कि आप देखें नोट्स में, व्हेन अ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड बीम फ्रॉम द पोलराइजर इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। मतलब कोई ऐसी लाइट जो पोलराइज हो चुकी है पोलराइजर से, अब वो किस में इंसिडेंट हो रही है एनालाइजर पर। ओके, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द एनालाइजर, एनालाइजर से बाहर जो लाइट निकल ली है उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी है जो लाइट एनालाइजर से बाहर निकल ली है इट वेरीज। मतलब किसके प्रोपोर्शनल है कोसाइन स्क्वायर ऑफ द कोसाइन, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर। मतलब थीटा अगर हम मान लें, देखिए समझिएगा बात को, ये टॉपिक जो है वो कुछ ऐसा है, मतलब ये आपका पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, इस समय दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना 0 डिग्री, ठीक। अब ये हमने टिल्ट कर दिया, हमें पता नहीं किस एंगल पर टिल्ट किया, तो हम उस एंगल को थीटा मान लेंगे। तो थीटा क्या हो गया एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड अ एनालाइजर। ओके,
अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर हो गया आपका किसका, पोलराइजर का, ठीक, और ये वेक्टर मान लीजिए हो गया एनालाइजर का, पोलराइजर का, एनालाइजर का। इन दोनों के बीच का जो एंगल है लेट अस सपोज वो हो गया थीटा। अब कैपिटल आई जो है दिस इज द इंटेंसिटी, इसको हम आई से डिनोट करेंगे, और कौन सी लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम एनालाइजर, मतलब ऐसी लाइट जो एनालाइजर से बाहर निकलनी है, ध्यान देना एनालाइजर से बाहर निकलेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलिस, ओके। तो यही लॉ ऑफ मेलिस है जो आपके कोर्स में है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा अगर आपको लिखना है, अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो देखिए I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में एक टर्म लगा दिया हम, ए कॉस स्क्वायर थीटा। ए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, एम्पलीट्यूड भी कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक। तो इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे तो जाएगा के, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, के इंटू ए स्क्वायर को लेट अस सपोज हम आई नॉट से डिनोट कर दें, इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या हो जाएगी, उसकी वो मैक्सिमम वैल्यू जो एनालाइजर पर इंसिडेंट हुई है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर। अब देखिए एग्जाम में क्या है कि थीटा चेंज करते रहेंगे और इंटेंसिटी पूछते रहेंगे। जैसे थीटा आपको बोल दिया कि अगर 0 डिग्री है तो बताइए, तो आप बोलोगे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट हो जाएगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री तो बताइए, तो आप बोलेंगे इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर दो ही लॉज आते हैं, ब्रूस्टर्स लॉ एंड लॉ ऑफ मेलिस। इसको कायदे से पढ़िएगा और नोट्स रेफर करिएगा, ओके। चलिए बाय बाय।